तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल आरबी एक्सप्लेनर में। पिछले एपिसोड में नहीं कहानी शुरुआत कहीं और से होती है। अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो ये एपिसोड आपको नहीं समझ आएगा। जाकर सबसे पहले पिछला एपिसोड देखिए, फिर इसके बाद ये एपिसोड देखिए, आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और टिंगी दोनों घर पहुंच गए होते हैं और घर के पास बहुत सारे बंदे खड़े होते हैं, बहुत सारे। अपनी टिंगी जाती है, एक बंदे का कपड़ा पकड़ कर उससे पूछती है, चाहे वो बटलर मेरी दीदी कहाँ है और सिस्टर लिन कहाँ पर है। वो भी सैल्यूट मारता है और कहता है, मिस टिंगी, मिस फेंगतियानी ने हमें कहा है घर की रखवाली करने के लिए और किसी को भी अंदर नहीं जाने के लिए कहा है। वो लोग बेसमेंट मतलब सीक्रेट चेंबर में है। टिंगी कहती है ठीक है, मैं वहां पर चली जाऊंगी। इतना कहने के बाद वो जाने लगती है और कहती है, क्या लेकिन मेरी बहन सीक्रेट चेंबर में क्या कर रही है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो लोग सीक्रेट चेंबर में पहुंच गए होते हैं। टिंगी एक दरवाजा खोलते हुए कहती है, उफ ये कितना भारी है सिस्टर, हम घर वापस आ गए। वो भी कहती है, तुम लोग घर वापस आ गए, क्या तुम लोगों को होली जड़ी बूटी मिली। टिंगी कहती है, हाँ हम लोगों को होली जड़ी बूटी मिल गई, लेकिन यहाँ पर चल क्या रहा है। बोबिनो बेहोश क्यों है, आपको चोट कैसे लगी है। फेंगतियानी कहती है, ये सब सिस्टर लिन के अंदर बीस्ट सोल की वजह से हुआ है। वो सच में बहुत पावरफुल है। हेवनली डीमन फैंटम टेक्निक का इस्तेमाल करके बोबिनो को अपने वश में कर लिया और उससे कह के बोबिनो से कहकर मेरे ऊपर हमला करवा दिया। मैंने बोबिनो को हरा दिया और रीजन टॉक्सिक का इस्तेमाल करके उसके सोल बीस्ट को सुला दिया। हमारा मेन कैरेक्टर बोबिनो के पास जाता है और उसकी हाथों की पल्स चेक करते हुए कहता है, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ है। तभी अचानक से बोबिनो की आंख खुल जाती है, उसका आंख गुस्से के मारे बहुत लाल होता है। मेन कैरेक्टर कहता है, फक ऑफ, इसे जागना नहीं चाहिए, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया है। वो इतना कह ही रहा होता है, बोबिनो तुरंत अपने सोल बीस्ट से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करवा देता है। ओ शिट, मुझे तुरंत यहाँ से हटना होगा, अगर मैं नहीं हटूंगा तो मैं सीधे जाकर दीवार से टकरा जाऊंगा। इतना करने के बाद एक जंप मार के उससे दूर आ जाता है और वो सीधे जाकर उस दीवार से टकरा जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, बाल बाल बच गया। लेकिन तभी पीछे से अपनी फेंगतियानी आती है, वो उसे जोर से एक मुक्का मारती है, वो तुरंत बेहोश हो जाता है और जमीन पे गिर जाता है धड़ाम। दीदी, क्या सिस्टर लिन के अंदर का बीस्ट इतना पावरफुल है कि अपने अंकल बोबिनो को भी अपने वश में कर सकती है। तो क्या इस होली जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके सिस्टर लिन उस 9 टेल डिवाइन फोक्स को अपने काबू में कर सकती है। फेंगतियानी एक रेसिपी निकालते हुए कहती है, यंग इनफान, अब लिन का भाग्य तुम्हारे हाथे में है। मेरे पास एक रेसिपी है जिसको इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। अगर हम ये पिल बना ले तो लिन को बचा सकते हैं। हालांकि मैं उतना स्किल्ड नहीं हूँ कि मैं इस पिल को बना पाऊँ। ऐसा हो सकता है आप ही एकमात्र बंदे हैं जो इस पिल को बहुत अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन आपके जान को भी खतरा हो सकता है। मेन कैरेक्टर सीरियस फेस में अपने छाती पर हाथ पटकते हुए कहता है, प्लीज सिस्टर फेंग, वो रेसिपी मुझे दे दीजिए, भले ही मुझे क्यों ना अपनी जान देना पड़ जाए, मैं फिर भी लिन को बचाना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं फेंगतियानी ने हमारे मेन कैरेक्टर को वो रेसिपी दे दी होती है। हमारा मेन कैरेक्टर उस रेसिपी को खोल कर देखता है और पढ़ता है, बाल्टिक फ्लेम, सीक्रेट हब, रिटर्निंग फ्लावर, फायर फॉक्स, इंटरनल एलिक्सिर, आर्टिक कोल्ड मैरो, डोंगहाई सोल्ड, राइजिंग ग्रास। इसमें तो सिर्फ जड़ी बूटियों के नाम लिखे हैं, अनुपात तो लिखा ही नहीं है, कितना ग्राम डालना है कितना ग्राम नहीं डालना है मुझे तो पता ही नहीं है। फेंगतियानी कहती है, उस पिल को डिवाइन फ्यूजन पिल के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वो डिंग डोंग सेट का सीक्रेट वेपन है जिसे गॉड ने खुद चुना है। वो एक प्राचीन एल्केमिस्ट सेक्ट है। यदि कोई बंदा गॉड के चुने हुए लिस्ट में से फेल हो जाता था तो इस पिल का इस्तेमाल करके दूसरे बंदों के शरीर पे कब्जा करने के लिए और साथ ही में सोल को फ्यूज करने के लिए किया करते थे। तो गाइस, बगल में राइटर ने एक एग्जांपल भी दिया है, जब कोई बंदा मरता है उसके शरीर में आत्मा वहां से भाग जाता है एक नई शरीर की तलाश में। फेंगतियानी कहती है, हालांकि क्योंकि ये पिल प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करती है, गॉड ने इसे नष्ट कर दिया, जलाकर खत्म कर दिया, आग लगा दिया और इस प्रकार डिंग डोंग सेक्ट और डिवाइन फ्यूजन पिल बनाने का फॉर्मूला इस दुनिया से मिट गया। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये रेसिपी असली है। हालांकि अगर ये कहानी सच है तो जो कोई भी इस पिल को रिफाइन करने की कोशिश करेगा उसके ऊपर थंडर टिब्लेशन गिरेगा और उसे जलाकर राख कर देगा। और ये थंडर कोई आम थंडर टिब्लेशन नहीं है, ये बहुत खतरनाक थंडर टिब्लेशन है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मेरे मास्टर ने भी पहले इस पिल का जिक्र किया था। अगर ये रेसिपी असली है तो थंडर टिब्लेशन फायर भी असली होगा, वो कोई कहानी नहीं है। मुझे याद है मेरे मास्टर ने एक बार कहा था, अगर वो पिल मौजूद है तो वो डिंग डोंग सेक्ट जाएंगे और वो एक पिल जरूर लेंगे। एक ऐसे हैंडसम बंदे को ढूंढो जिसकी मृत्यु अचानक से हो गई हो और फिर हम उसके शरीर पर कब्जा करके ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ मजे करेंगे। क्या ये शानदार नहीं है। अब हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वो पिल बनाने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है, सिस्टर फेंग, सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर लिया कर रख दीजिए, मैं पिल को रिफाइन करने की कोशिश करूंगा और आपको इस शहर को छोड़कर चले जाना चाहिए। मैं लिन की जान बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। फेंगतियानी कहती है, ठीक है, मैं लिन को तुम्हारे हवाले छोड़ती हूँ और कहती है, लिन तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा दोस्त है। दोस्त साले पगला गई है क्या, दोस्त नहीं है, वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। इतना कहने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर एक पेन कापी निकालता है और उस पर लिखने लगता है, ये जड़ी बूटी इतना डालना है, ये जड़ी बूटी इतना डालना है, इतना डालना है, उतना डालना है, इतना डालना है। फिर वो शौक तो कहता है, ओ माय गॉड, क्या ऐसा हो सकता है, यिन यांग के अलावा पांचों एलिमेंट को भी डालना होगा, मुझे फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। इतना कहने के बाद फिर से लिखने लगता है। भाई लिखते 3 दिन हो जाता है। 3 दिन बाद देखते हैं उसकी हालत खराब हो
चुकी है, उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ चुका है। इसी बीच उसने बहुत सारा फार्मूला लिखा, एक फार्मूला गलत हुआ तो दूसरा लिखा, दूसरा गलत हुआ तो तीसरा लिखा, तीसरा गलत हुआ तो चौथा फार्मूला लिखा। ऐसे करते करते फाइनली फार्मूला को लिख देता है। तभी वो सामने अपने कुछ देखकर शॉक हो जाता है। वो कहता है यही है असली फार्मूला। तभी वो अचानक से फार्मूला जल जाता है, जल के भस्म हो जाता है। फिर वो खुशी से नाचने लगता है, झूमने लगता है और कहता है फाइनली आखिरकार ये आ ही गया, थंडर टिब्लेशन फायर आ ही गया, ये असली फार्मूला है। मैं अभी के अभी पिल बनाना स्टार्ट करूंगा। इतना करने के बाद अपनी भट्टी निकाल लेता है, फिर अपने पास से बहुत सारी जड़ी बूटियां निकालता है, उस भट्टी के अंदर डाल देता है और वो कहता है लिन तुम चिंता मत करो, तुम चाहे जितने भी बड़े खतरे में हो, मैं अपनी जान पर खेल के तुम्हें बचाऊंगा, मैं ये पिल बना कर ही। अब हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पिल को रिफाइन कर रहा होता है, उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। वो एक हाथ में मतलब दोनों हाथ में आग लिया होता है। वो कहता है इन्फ्यूज। उसके इतना कहते ही भट्टी के अंदर से तुरंत एक पिल निकलता है। मेन कैरेक्टर कहता है बना लिया, मैंने पिल को बना लिया। तभी अचानक से उसके ऊपर से थंडर मतलब उसके ऊपर थंडर टिब्लेशन गिरने वाला होता है, आने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है डिवाइन थंडर टिब्लेशन आ गया। वो थंडर टिब्लेशन आता है और सीधे घर पे गिरता है, घर तहस टुकड़ों में बढ़ जाता है, खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ, हमारा मेन कैरेक्टर उस घर के अंदर नहीं था, बल्कि उसके भी नीचे सीक्रेट चेंबर में था, अंडरग्राउंड वाला एरिया था। थंडर टिब्लेशन ऊपर वाले एरिया पे गिरी है, ऊपर वाले घर पर गिरा है, ऊपर वाला घर बर्बाद हुआ है, नीचे वाला भाई सब कुछ सुरक्षित है। हमारा मेन कैरेक्टर बाहर निकलता है और उसका फेस सीरियस हो जाता है। वो अपनी फ्लाइंग शॉट को निकालता है और सीधा उस थंडर टिब्लेशन की तरफ अटैक कर देता है। वो शॉट जाता है, उससे टकराता है, लेकिन अपना शॉट बहुत कमजोर होता है, वो फेंका जाता है पीछे, वापस हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ फेंका जाता है। मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है अरे नहीं, डिवाइन थंडर टिब्लेशन ने मेरे अटैक को रोक दिया, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा। इतना करने के बाद एक अटैक बनाता है, डिफेंसिव स्टील टाइप का कुछ अटैक बनाता है, अटैक नहीं यार डिफेंसिव स्टील बनाता है, उसको बचला अपने आप को बचाने के लिए। अब हम देखते हैं वो थंडर टिब्लेशन सीधे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गिरता है। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे करके उसे रोके जा रहा है, उसकी भी हालत खराब हो जाती है। पीछे से दोनों लड़की चिल्लाते हुए कहती है यांग इरफान संभल के। लेकिन भाई वो डिवाइन थंडर टिब्लेशन बहुत शक्तिशाली था, बहुत शक्तिशाली था। वो सीधे हमारे मेन कैरेक्टर को जमीन पर पटक देता है, बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसी के अंदर लस्त पस्त पड़ा होता है, उसकी हालत खराब हो गई होती है, उसको बहुत सारा चोट भी लगा होता है। और दूसरी तरफ वहीं अपनी दोनों लड़की वो दोनों लोग घबरा गई होती है, भाग के तुरंत हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आने लगती है। टिंगी हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर तुरंत उसे अपने गोद में उठा लेती है और वो चिंता करते हुए कहती है बिग ब्रदर यांग इरफान आप ठीक है, आप अपनी आंखें खोलिए, प्लीज अपनी आंखें खोलिए। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखें खोलता है और कहता है टिंगी जल्दी करो ये पिल लिन को दे दे, वो सीक्रेट चेंबर में है। तभी फेंग तियानी कहती है टिंगी तुम यहीं पर रुको, यांग इरफान का ख्याल रखो, मैं ये पिल लेके जाऊंगी लिन के पास। वो भी कहती है ठीक है सिस्टर। वो तुरंत भागकर सीक्रेट चेंबर में आ जाती है, लिन को उठाती है, उसको पिल खिलाते हुए कहती है लिन जल्दी से होश में आ जाओ, हम सभी लोग तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहे हैं। इतना कहने के बाद वो पिल खिलाती है। जैसे ही वो पिल उसके गले के नीचे जाता है, उसका शरीर लिन का शरीर हवा में उड़ने लगता है, ग्लो करने लगता है और पूछ भी निकलने लगता है। फेंग तियानी घबराते हुए कहती है लिन को तो पूछ निकल रहा है। तभी अचानक से लिन अपनी आंखें खोलती है और वो बड़ी खतरनाक सेक्सी पोज मारते हुए कहती है मैं एक हेवनली चार्म डीमन हूँ, तुम मेरे जादू से बच नहीं सकते। टेंगी मतलब टिंगी नहीं यार, फेंग तियानी घबराते हुए कहती है तुम ही हो डिवाइन फोक्स। भाई वो कुछ कर पाती उससे पहले ही वो डीमन फोक्स उसको अपने चार्म में फंसाने लगती है, टेक्निक इस्तेमाल करने लगती है। वो कहती है आपसे तुम मेरे कब्जे में हो, मैं जो कहूंगी तुम मेरी हर बात मानोगी, इनको खत्म कर दो, मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसको मार डालो। फेंग तियानी उसके कब्जे में आ जाती है। भाई यार गजब क्या बात है। वो हंसते हुए कहती है मालकिन आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। वो तुरंत एक छलांग मारती है, बहुत ऊंची छलांग मारती है और अपना एक अटैक बनाते हुए कहती है यांग इरफान बाहर में जाओ, अब तुम्हारा मरने का वक्त आ चुका है। इतना करने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ अपनी टिंगी आ जाती है। वो कहती है मैं आपको बिग ब्रदर को चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। वो भी अटैक कर देती है, दोनों लोग का अटैक टकराता है, दोनों का अटैक खत्म हो जाता है। तभी अचानक से डिवाइन फोक्स टिंगी के पीछे आ जाती है। वो कहती है मैं एक हेवनली चार्म डीमन हूँ, तुम एक मामूली सी मोटल हो, मोटल तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो, तुम मेरे जादू से बच नहीं सकती, अब से तुम मेरे कब्जे में हो, मैं जो कहूंगी तुम वो करोगी, जाओ उस लवंडे को मार डालो, खत्म कर दो। भाई अपनी टिंगी भी उसके कब्जे में आ जाती है, उसके वश में आ जाती है। फिर वो पीछे हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ मुड़ती है, ऊपर से फेंग तियानी आती है और दोनों लोग एक साथ सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बहुत तेजी की स्पीड से उन दोनों के अटैक से बच जाता है। वो सीधा डिवाइन फोक्स के पीछे आ जाता है, डिवाइन फोक्स चिढ़ जाती है, वो अटैक कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को एक हाथ से रोक देता है और दूसरे हाथ से एक तलिस्मान निकाल देता है। फिर वो तलिस्मान तुरंत उसके माथे पे लगा देता है और कहता है अवेकनिंग तलिस्मान एक्टिवेट। इतना कहते ही उसका शरीर फिर से हवा में उड़ जाता है, उसका पूंछ गायब होने लगता है, वो पहले जैसे नॉर्मल होने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है फाइनली वो दोनों आपस में जुड़ गए। ये सब देखकर मुझे बहुत राहत मिली। हम देखते हैं लिन ऊपर से नीचे गिरने लगती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे कैच कर लेता है। लिन कहती है यांग इरफान मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे याद नहीं आ रहा है। मेन कैरेक्टर कहता है अब सब कुछ खत्म हो गया है, वो न पूछ वाली डिवाइन फोक्स है अब पूरी तरह से तुम्हारे कंट्रोल में है। हमारे मेन कैरेक्टर की ये सब बातें सुनकर दोनों बहनें शौक हो जाती है। फिर फेंग तियानी हंसते हुए कहती है
ऐसा लगता है डॉक्टर यांग ने न केवल लिन का इलाज किया है बल्कि ड्रैगन ग्रुप के मिस एलिस की जान भी बचाई। ये सब सुनकर लिन हमारे मेन कैरेक्टर के चेहरे पे हाथ रखती है और बड़े प्यार से कहती है, यांग इरफान, इन दोनों में तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा होगा, है ना? मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है, जब तक तुम ठीक हो मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें लिन के घर का सीन दिखाया जाता है। सुबह का सीन होता है, हमारा मेन कैरेक्टर उठता है और अंगड़ाई लेते हुए कहता है ऐसा लगता है कि दोपहर हो गया है। इन 2 दिनों में मैं बहुत ज्यादा थक गया था, अब लगता है कि बहुत अच्छा आराम कर लिया। तभी दरवाजा खोलकर अपनी टिंगी आ जाती है। वो कहती है, ब्रदर यांग, क्या आप जाग रहे हैं? मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ मैं जाग गया हूँ। टिंगी, क्या तुम मुझे बता सकती हो इस समय कितना समय हो रहा है? वो भी कहती है, इस समय लगभग ठीक 12 बज रहे हैं। ब्रदर यांग इरफान, ये रहे आपके लिए कुछ नए कपड़े, जल्दी कीजिए, इसे पहनकर आ जाइए बाहर। इतना कहने के बाद वो जाने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे रोकते हुए कहता है, टिंगी रुक जाओ, लिन कहाँ पर है और वो कैसी है? टिंगी कहती है, कपड़े पहन लीजिए, मेरी बहन आपसे बाहर कुछ बात करना चाहती है। इतना करने के बाद वो कमरे के बाहर चली जाती है। अब हमें 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कपड़े उपड़े पहनकर लिविंग रूम में आ चुका होता है। फेंग तियानी धीरे से अपने टेबल के नीचे से एक लेटर निकालती है और सीरियस फेस बनाते हुए हमारा मेन कैरेक्टर का वो लेटर देते हुए कहती है, यांग इरफान, ये लेटर मुझे लिन ने दिया था, उसने कहा था कि ये लेटर मैं तुम्हें दे दूं। हमारा मेन कैरेक्टर वो लेटर लेता है और उसे देखने के बाद शॉक हो जाता है। वो तुरंत उस लेटर को खोलता है और उसे पढ़ता है। उसमें लिखा था, एक जमाने में घोड़े और गाड़ी बड़ी धीमी गति से चलती थी, लेटर पहुंचने में बहुत समय लग जाता था और आप अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बंदे से प्यार कर सकते थे। यांग इरफान, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और मैं तुम्हारे लिए बहुत आभारी भी हूँ। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारे बीच का रिश्ता क्या कहलाता है। मुझे कुछ दिन खातिर अकेला छोड़ दो, मैं बस इसके बारे में सोचना चाहती हूँ। फेंग तियानी एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहती है, लिन ने मुझसे कहा कि उसे दूसरों को अलविदा कहना अच्छा नहीं लगता। वो नोवा के डिसेंडेंट्स सीक्रेट मिस्ट्री का पता लगाने के लिए सुबह जल्द ही निकल गई। यांग इरफान, लिन तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए अगर तुम उससे अगली बार मिलो तो तुम उससे बहुत अच्छे तरह से बर्ताव करना, मेरी बात को याद रखना। ये सब सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत खड़ा हो जाता है और ग्रीट करते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए सिस्टर फेंग तियानी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैं उससे बहुत अच्छा बर्ताव करूंगा। ठीक है, जब सब कुछ खत्म हो गया है तो मैं अपने देश वापस जाना चाहता हूं। और वो अपने मन ही मन में कहता है, लिन मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम नोवा डिसेंडेंट का सीक्रेट मिस्ट्री का पता लगा लोगी ताकि हम जल्दी दोबारा मिल सके। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एयरपोर्ट पहुंच चुका होता है। वो टाटा करते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप लोग वापस घर जा सकते हैं, मैं जा रहा हूं। लेकिन तभी टिंगी हमारे मेन कैरेक्टर को रोकते हुए कहती है, ब्रदर बिग ब्रदर, क्या फ्यूचर में मैं आपसे मिल सकती हूँ? हमारा मेन कैरेक्टर एकदम कूल अंदाज में अपना बात झाते हुए कहता है, ये ऑफ कोर्स हमें फ्यूचर में कई बार मिलने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें यांग इरफान के घर का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर वहां पहुंच गया होता है। वो दरवाजा खोलता है और कहता है, हनी देखो मैं घर वापस आ गया हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर की आवाज सुनकर किंग जी खुश हो जाती है। वो कहती है, हनी तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। सामने का नजारा देखकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है। वो कहता है, हनी क्या तुम मेरे लिए केक बना रही हो? किंग जी गुस्सा हो जाती है। वो अपना मुंह फुलाते हुए कहती है, हाँ ये केक मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी तुम्हें पता चल गया। हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगता है और उसके पास जाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारे द्वारा बनाया गया चीज मुझे पसंद आता है तब तक वो किसी सरप्राइज से कम नहीं है। वो इतना कह रहा होता है, तभी अचानक से उसका पैर किसी चीज पर स्लिप कर जाता है। वो गिरने लगता है। उसके सामने किंग जी थे। वो सीधे उसे टकरा जाता है और धड़ाम दे जमीन के नीचे मतलब जमीन पर गिर जाता है नीचे। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, वाह ये नरम नरम क्या चीज है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अपनी किंग जी बहुत शर्मा रही होती है। अब हमें बताया जाता है कि वो इतना क्यों शर्मा रही होते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर का दोनों हाथ उसके नरम नरम केक पर गया होता है। कहने का मतलब बड़े बड़े अनुमान पर भाई समझ लो उसका हाथ कहाँ पर है। ये जब हमारे मेन कैरेक्टर को एहसास होता है कि उसका हाथ कहीं और है, बहुत गलत जगह पर है, तो वो डर जाता है, घबरा जाता है। वो कहता है, किंग जी देखो मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं फिसल के गिर गया था। लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती। वो खींचकर एक लात मारती है। हमारा मेन कैरेक्टर दूर फेंका जाता है, उसके नाक तक खून निकलने लगता है। तो गाइस इस एपिसोड का एंड हम यही करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जुड़े रहिए हमारे साथ आरबी एक्सप्लेनर के साथ। तब मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा, मिलेंगे दोबारा।